नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 से लेकर 2023 तक जो भी एसएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये 8th पार्ट है, इससे पहले वाले पार्ट नहीं देख रहे जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू द टू ग्रुप नेम्ड एस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल नामक दो समूह में विभाजित हो गई? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में बनी। इसके बाद क्या हुआ, जो आईएनसी है ना वो दो पार्ट में विभाजित हो गई 1907 में। सूरत सेशन था, सेशन का नाम याद रखो, सूरत सेशन था। उसमें आईएनसी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट था नरम दल और दूसरा पार्ट था गरम दल। ये दो पार्ट में आईएनसी डिवाइड हो गई थी 1907 में सूरत सेशन में। आईएनसी 1907 में सूरत का सेशन चल रहा था, उसमें एस्ट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो पार्ट में स्प्लिट हो गई थी आईएनसी। तो याद रखो, सूरत सेशन था 1907 में। और ये कौन सी रिवर के किनारे हो रहा था? तो सूरत में ताप्ती रिवर है। देखिए, 1907 में जो एस्ट्रीमिस्ट ग्रुप था जिसको हम गरम दल बोलते हैं, उसको लीड कौन कर रहा था? उसको लीड कर रहे थे तीन जन, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल से याद रखो, लाल से है लाला राजपत राय, बाल से है बाल गंगाधर तिलक और पाल से है विपिन चंद्रपाल। ये तीन जन लीड कर रहे थे गरम दल को। मॉडरेट की बात करते हैं जिसको हम नरम दल बोलते हैं, उसको लीड कर रहे थे गोपाल सिंह गोखले। अगर मैं बात करूं, जो सूरत सेशन था 1907 में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो राज बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट थे। देखिए, आईएनसी 1907 में विभाजित हो गई थी, ये टूट गई थी। आईएनसी दोबारा कब जुड़ी थी, रीयूनाइटेड कब हुई थी आईएनसी? तो 1906 में जो लखनऊ सेक्शन था उसमें आईएनसी फिर से एकजुट हो गई थी और लखनऊ सेक्शन के प्रेसिडेंट थे एमसी मजूमदार। देखिए, जो ये रिटर्न नोट्स है ना, इन रिटर्न नोट्स से मैं आपको पढ़ाता इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा तो ये रिटर्न नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी? देखिए, जितने भी आपको पता है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का एग्जाम हुआ था और उसके बहुत सारे लेक्चर लिए हैं मैंने। तो अगर वो किसी ने लेक्चर देखे हैं मेरे तो आपको पता होगा कि इंडिया में फर्स्ट ट्रेन कब चली थी। 16 अप्रैल 1853 में इंडिया में फर्स्ट ट्रेन चली थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं। अगर आपको रेलवे की हिस्ट्री पढ़नी है तो आप जो मेरे डीएफसी वाले लेक्चर हैं, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के लेक्चर हैं, उसमें जाके आप रेलवे की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली थी इंडिया में? ये 16 अप्रैल 1853 में चली थी। बॉम्बे में बोरी बंदर जगह है, बोरी बंदर से थाने। इसमें 14 डब्बे थे, ठीक है, इसमें 14 के डब्बे थे और इसमें 3 इंजन लगे थे। देखिए, याद रखिए 14 डब्बे थे इसमें और 3 इंजन लगे थे। इन 3 इंजन के नाम याद रखिए, साहिब, सुल्तान और सिंध। इन 3 इंजन के नाम थे साहिब, सुल्तान और सिंध। और 400 लोग बैठे थे, 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी। और इस ट्रेन को ऑपरेट किसने करा था? इस ट्रेन को ऑपरेट किया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जिसको हम GIPR बोलते हैं। GIPR ने ऑपरेट करा था इस ट्रेन को। और GIPR कब बना था? 1 अगस्त 1849 में बना था GIPR। अब मैं आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। एक लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है इंडिया का? तो देखिए, पहले तो गोरखपुर था, मगर अब सेकंड पोजीशन में पहुंच गया है गोरखपुर। गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है, लगभग 1367 मीटर इसकी लंबाई है प्लेटफॉर्म की और ये उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं अभी की बात करूं तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली जंक्शन, पहले इसको हुबली जंक्शन बोलते थे, अब श्री सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली जंक्शन बोलते हैं और ये हुबली कर्नाटका में है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है ये प्लेटफॉर्म और ये इंडिया का से लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। थर्ड नंबर में आता है कोलाम जंक्शन जो कि केरला में पड़ता है। फिर फोर्थ नंबर में खड़गपुर जंक्शन वेस्ट बंगाल में और फिफ्थ नंबर में बिलासपुर रेलवे स्टेशन जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो अगर लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म पूछेगा कभी तो फर्स्ट है कौन सा? सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली जंक्शन। ये पहले पोजीशन में है क्योंकि ये सबसे लंबा है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1526 द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन देश। 1526 में पानीपत की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि बाबर ने 1526 से लेकर 1529 तक लगातार बैटल्स लड़ी हैं, वो हर बैटल जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में। 3 बैटल्स हुई हैं पानीपत की। तो अगर आपको बैटल्स वाला लेक्चर देखना है मेरा तो वो आप देख सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बाबर की बैटल्स बताता हूँ। इसकी ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया और चला गया। तो जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो बैटल्स का नाम है। जैसे पानी मतलब
बैटल ऑफ पानीपत। और इनकी बैटल लगातार हुई है, 1526 में हुई है, 1527 में हुई है, 1528 में और लास्ट बैटल 1529 में। तो पहली बैटल है पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी, जो बाबर जो कि फरगान रूलर था और इब्राहिम लोदी जो कि लोदी डायनेस्टी का रूलर था, इन दोनों के बीच में हुई थी बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर जीता था। और इन चारों लड़ाई में बाबर जीता है। फिर देखिए खाना, पानी पिया, खाना खाया और चला गया। खाने से कौन सी बैटल का नाम आता है? तो खाने से आता है बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा 1527 एडी में हुई थी बाबर के बीच में। 1526 के बाद मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिश कर लिया था और मुगल डायनेस्टी बना ली थी बाबर ने। तो बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में ये लड़ाई हुई है, बैटल ऑफ खानवा। जो राणा सांगा है वो मेवाड़ के हिंदी रूलर थे। फिर देखिए पानी पिया, खाना खाया और चला गया। तो चला से कौन सी बैटल आएगी? चला से बैटल आती है बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 एडी में हुई है बाबर के बीच में मांदनी रॉय के बीच में, जो कि मालवा सल्तनत के रूलर थे मांदनी रॉय, और इसमें भी बाबर जीतते हैं। फिर गया से बैटल आती है बैटल ऑफ घाघरा। ये 1529 में बैटल हुई है बाबर के बीच में और अफगान रूलर ऑफ बिहार, जो अफगान रूलर थे बिहार के, और बंगाल जो बंगाल के रूलर थे मोहम्मद लोदी, इन दोनों ने साथ में बैटल लड़ी थी बाबर के खिलाफ। इसमें भी मगर बाबर जीत जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं बाबर की, पूरी बैटल आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अमोंग द फॉलोइंग पीरियड केटल हुयोक वाज द वन ऑफ द फेमस साइट्स। निम्नलिखित में से किस काल में केटल हुयोक सबसे प्रसिद्ध स्थल में से एक था? देखिए केटल हुयोक साइट है, एक फेमस साइट है जो कि नियोलिथिक पीरियड में बिलोंग करती है। याद रखो ऑप्शन है। देखिए केटल हुयोक ये एंशिएंट और लार्जेस्ट साइट है साउथ सेंट्रल टर्की की। ये टर्की जो साउथ सेंट्रल टर्की है वहां पर प्रेजेंट थी ये साइट। और ये साइट कौन से ईयर की है? तो नियोलिथिक ईरा, जिसको हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं, बहुत पुरानी साइट है। और यहाँ पर फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसाइट्स हैव बीन बिल्ट। ह्यूमन का प्रोटोसाइट था ना, प्रोटोसाइट सिटीज थी, ह्यूमन जहाँ रहते थे वो सिटी मिली थी यहाँ पर। कुछ इस प्रकार की साइट दिखती थी ये वाली, तो याद रखो ये जगह है। यहाँ पर जो हाउस बने थे वो मड ब्रिक्स के और वुडन सपोर्ट के बने थे। तो इसमें जो मिट्टी वगैरह होती है और वुडन के ये हाउस बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर ए चार्टर फ्रॉम विच रूलर। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर प्राप्त किया? तो देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता चुका हूँ। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्राप्त हुआ था। जो रूलर थी इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ये चार्टर दिया था इनको कि आप ट्रेड कर सकते हो ईस्ट में जाके। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि जो हस्ताक्षर साइन करके दिए थे एग्रीमेंट में और ट्रेड करने के लिए परमिशन दी थी किसने? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। और इसके बारे में जो पॉइंट लिखे हैं मैंने इसमें, ये एक एक पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following ruler ruled before the पृथ्वीराज चौहान over दिल्ली। निम्नलिखित में किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया? तो देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली में जितनी डायनेस्टी रह चुकी हैं और जितनी थी दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टी वो सब मैंने बताई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है अंगपाल। अंगपाल तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से पहले रूल किया था, यानी तोमर डायनेस्टी ने रूल किया था चौहान डायनेस्टी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग is supposed to compile both the Purans and the महाभारत। निम्नलिखित में से कौन पुराण और महाभारत दोनों का संकलन करने वाला माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है देखिए सेज व्यास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो व्यास थे जिन्होंने महाभारत लिखी थी और पुराण और महाभारत को कंपाइल करा था। वाल्मीकि जो थे उन्होंने रामायण लिखी थी। याद रखो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत लिखी थी वेद व्यास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनवी कम टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ अफगानिस्तान। सुल्तान महमूद गजनवी निम्नलिखित में से अफगानिस्तान के किस शहर से भारत आए थे? जो सुल्तान महमूद गजनवी हैं वो अफगानिस्तान के गजनी शहर से आए थे। याद रखो गजनी सिटी थी अफगानिस्तान की। तो सुल्तान महमूद गजनी से आए थे जो कि अफगानिस्तान में पड़ती है और इनको टाइटल मिला था सुल्तान का। तो महमूद ऑफ गजनवी बोलते हैं इनको। जो महमूद ऑफ गजनवी हैं उनने जो टर्किश था ना उसको कॉन्क्यूर कर लिया था, यानी जीत लिया था। और इन्होंने 17 टाइम इंडिया में अटैक किया था। सन 1000 से लेकर 1027 के बीच में इन्होंने 17 टाइम अटैक किया था इंडिया में महमूद ऑफ गजनवी में। मगर क्वेश्चन आता है कौन सा कि सबसे बिगेस्ट इन्वेंशन कौन सा था महमूद ऑफ गजनवी का? तो 1525
एडी में, 1525 एडी, ये डेट याद रखो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1525 एडी में जो सोमनाथ टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है, तो सोमनाथ टेम्पल में महमूद ऑफ गजनवी ने अटैक किया था 1525 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा का दूसरा खंड में डैश दर्ज है। द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द अकबरनामा रिकॉर्डेड द डैश। देखिए अकबरनामा की बात करते हैं तो इसको लिखा किसने था, तो अब्दुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। ये बुक का नाम है अकबरनामा। तो जो उसका सेकंड वॉल्यूम है, अगर मैं बात करूं तो कितने पार्ट्स या कितने वॉल्यूम है अकबरनामा के, तो 3 वॉल्यूम और 3 पार्ट में बनी है अकबरनामा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है जो सेकंड वॉल्यूम है अकबरनामा का, उसमें क्या रिकॉर्ड है, यानी क्या लिखा गया है, तो उसमें लिखा गया है इवेंट ऑफ अकबर रीजन। जो भी इवेंट हुए हैं अकबर के रीजन में वो लिखा गया है सेकेंड वॉल्यूम में। तो देखिए अब्दुल फजल की बुक है अकबरनामा, इसके 3 वॉल्यूम है, याद रखो 3 वॉल्यूम है। तो जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें क्या डिस्क्राइब किया है, जो हिस्ट्री थी रीजन ऑफ अकबर की, जो अकबर का रीजन था उसमें जो भी हिस्ट्री है उसकी, वो सब लिखी गई है। इस बुक को लिखा है अब्दुल फजल ने। तो अकबरनामा कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है अकबरनामा। और जो अब्दुल फजल ने उनने बाइबल को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कभी आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन से राइटर हैं जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट किया था, तो वो है अब्दुल फजल। और जो मुगल डायनेस्टी की लैंग्वेज थी ना, कोर्ट लैंग्वेज, वो भी पर्शियन थी। अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट वॉल्यूम है इस बुक का, उसमें क्या लिखा है, बर्थ ऑफ अकबर, अकबर का बर्थ कैसे हुआ, जो तैमूर फैमिली है उसकी हिस्ट्री क्या है, बाबर का रीजन, हुमायूं का रीजन, और सूरी सुल्तान ऑफ दिल्ली, जितने भी सूरी सुल्तान थे दिल्ली के, बाबर, हुमायूं का रीजन, ये सब लिखा गया है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम में। तो याद रखो बर्थ ऑफ अकबर लिखा हुआ है फर्स्ट वॉल्यूम में। फर्स्ट वॉल्यूम में जो बैरम खान, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई थी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ पानीपत, वो अकबर के बीच में और हेमू के बीच में हुई थी। तो ये भी लिखा गया है वॉल्यूम फर्स्ट में। थर्ड वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मुगल डायनेस्टी का, उसमें ये लिखा गया है थर्ड वॉल्यूम में। अकबर, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, ज्योग्राफी ऑफ मुगल डायनेस्टी, ये सब लिखा है थर्ड वॉल्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756 आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। इसका करेक्ट आंसर है सिराजुद्दौला। देखिए मैंने आपको बताया था 1757 में एक बैटल हुई थी जिसमें सिराजुद्दौला लड़े थे उस बैटल में। तो अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला आए थे, उसके बाद ही इनके बीच की बैटल हुई थी। देखिए सिराजुद्दौला की बात करते हैं तो अलीवर्दी खान 1756 में खत्म हो गए थे, उसके बाद सिराजुद्दौला आए थे। जो सिराजुद्दौला है वो लास्ट सेल्फ गवर्नर है नवाब ऑफ बंगाल के, याद रखो। और अगर मैं पूछूं फर्स्ट नवाब कौन थे बंगाल के, तो वो थे मुर्शिद कुली खान। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खान कौन है, फर्स्ट नवाब है बंगाल के। और जो मीर जाफर है, मीर जाफर फर्स्ट नवाब थे बंगाल के, जो ब्रिटिश के अंदर थे, ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में थे। ठीक है, याद रखो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल अंडर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। और सेल्फ गवर्नर पूछेगा, लास्ट सेल्फ गवर्नर ऑफ बंगाल, तो वो थे सिराजुद्दौला। देखिए अलीवर्दी खान का टेन्यूर था बंगाल के नवाब का 1740 से लेकर 1756 के बाद कौन आ गया था, वो आ गया था सिराजुद्दौला। मैं आपको बैटल के बारे में बता रहा था, 1757 में एक काफी इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी गई थी, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे उस टाइम बंगाल के, और रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में लड़ी गई थी। और रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के, इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीते थे। तो याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स है। ये 8th पार्ट था, चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाया है, हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो पढ़ाने के बाद मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को, ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उस सबके क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।